हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ना प्रारंभ किया था और प्रमुख नगरों की चर्चा कर रहे थे जिनसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले नगर की चर्चा करते हैं, जो कि है बेटा चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो की अगर हम बात करें बेटा, तो चन्हूदड़ो की सबसे पहले हम देखते हैं अवस्थिति। तो अवस्थिति बेटा कहाँ है इसकी? यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है और सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। चन्हूदड़ो जो है बेटा वो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में, जो कि पाकिस्तान का है और यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। हालांकि इसका उत्खनन कार्य किया गया था 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा। ठीक है बेटा, आप यह कह सकते हैं कि गोपाल मजूमदार ने 1931 में इसे खोज निकाला था और इसका उत्खनन कार्य बाद में मैके महोदय द्वारा भी किया गया था। ठीक है बेटा, तो खोज किसने की थी? खोज की थी गोपाल मजूमदार द्वारा और मैके द्वारा भी यहाँ पर उत्खनन कराया गया है चन्हूदड़ो में। ठीक है, अब यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ क्या निकल के आती है कि यह बेटा सैंधवकालीन जो नगर है, यहाँ से हड़प्पा से पहले की कुछ संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसे आप प्राक हड़प्पा संस्कृतियाँ भी कह सकते हैं। और यहाँ से चन्हूदड़ो से प्राक हड़प्पा संस्कृतियाँ दो मिली हैं। एक का नाम है बेटा झूकर संस्कृति, एक का नाम है झूकर संस्कृति और दूसरे का नाम है बेटा झाकर या झांगर संस्कृति। क्या बोलते हैं? झाकर या झांगर संस्कृति। तो यह याद रखिएगा, ये दोनों की दोनों संस्कृतियां जो हैं वो हड़प्पा से पहले की हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की हैं। ठीक है, और इसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं चन्हूदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? चन्हूदड़ो से यह साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हड़प्पा के जितने भी नगर मिले हैं उन नगरों में मैक्सिमम दो टीले पाए जाते थे। एक पूर्व की ओर स्थित होता था और एक पश्चिम की ओर स्थित होता था। ठीक है, और पश्चिम का टीला लगभग आप कह सकते हैं सभी जगहों पर क्या होता था बेटा? दुर्गीकृत होता था। लेकिन चन्हूदड़ो सैंधवकालीन एक ऐसा नगर है जिसमें कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं प्राप्त हुई है, अर्थात किसी दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अर्थात यह एक ऐसा नगर है जिसका कोई भी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं था, अर्थात दुर्गीकृत नहीं था। तो यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, दुर्गीकृत नहीं था तो यह इम्पॉर्टेंट आपका फैक्ट हो जाता है। अब हम बात करें बेटा चन्हूदड़ो की, तो हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो चन्हूदड़ो पुरा स्थल है, यह पुरा स्थल सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं के लिए फेमस था। आप यह कह सकते हैं कि यहाँ प्राचीन काल का सौंदर्य प्रसाधन या ब्यूटी पार्लर अवस्थित रहा होगा, क्योंकि यहाँ से हमें रंजन शलाका अर्थात लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, काजल मिला है, शीशा और कंघा मिला है, जितने भी पाउडर वगैरह भी मिला है, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन संबंधित वस्तुएं होती हैं, इन सभी के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इन सभी के साक्ष्य हमें बेटा चन्हूदड़ो से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? चन्हूदड़ो से प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही साथ बेटा एक चित्र हमें प्राप्त हुआ है जिसमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्हों के निशान हमें दिखाई दिए हैं। अ डॉग फॉलोड बाई अ कैट फॉलोड बाई अ डॉग। ठीक है, जिसमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह का हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप आंसर करेंगे कि यह भी हमें चन्हूदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बेटा गुड़िया या मनके बनाने का कारखाना भी स्थित था और इसके भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो चन्हूदड़ो में ही गुड़िया या मनके बनाने का कारखाना मिला है और यहीं से हमें अलंकृत हाथी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हाथी को सजाया हुआ है, ठीक है, अलंकृत हाथी है, इसके साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसके साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं चन्हूदड़ो से।
इसके साथ ही साथ यह इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहाँ से हमें वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है बेटा, तो वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, किस नगर से मिले हैं, तो आप उत्तर देंगे यह हमें चन्हूदड़ों से मिले हैं। अगर हम बेटा ईंटों की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी ईंट कहाँ से प्राप्त हुई थी। सबसे बड़ी ईंट, अगर सबसे बड़ी ईंट की बात करेंगे तो सबसे बड़ी ईंट हमें प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। मैंने आपको बताया होगा, मोहनजोदड़ो से हमें सबसे बड़ी ईंट प्राप्त हुई थी। सबसे बड़ी ईंट कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से। और अगर हम बात करें बेटा कच्ची ईंटों का घरों में प्रयोग कहाँ देखने को मिला है, अगर हम कच्ची ईंटों की बात करें, कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ होता था, तब आप कहेंगे कि सर कच्ची ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में होता था। ठीक है, और अभी हम कालीबंगा को एक्सप्लेन भी करेंगे, पढ़ाएंगे भी आपको आगे जाके। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग आपको कहाँ देखने को मिलता है, कालीबंगा और रंगपुर, दो ही हड़प्पा कालीन ऐसे पुरा स्थल हैं जहाँ से कच्ची ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। अदरवाइज जितने भी नगर आपको इस सभ्यता के देखने को मिलते हैं उन सभी नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। भवनों के निर्माण के लिए, घरों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। जबकि कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा में बेटा कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। ठीक है, तो वक्राकार ईंट कहाँ से मिली है, वक्राकार ईंट मिली है हमें चन्हूदड़ों से। सबसे बड़ी ईंट कहाँ से मिली है, सबसे बड़ी ईंट मिली है मोहनजोदड़ो से। और कच्ची ईंटों का प्रयोग घर बनाने में कहाँ किया जाता था, कालीबंगा में। बेटा ईंटों से संबंधित एक नोट और आप याद रखेंगे कि भाई अलंकृत ईंट हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। अगर हम अलंकृत ईंट की बात करें तो यह भी बेटा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, यह भी कालीबंगा से ही हमें प्राप्त हुई है। तो कुछ ईंटों से संबंधित फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए। वक्राकार ईंट कहाँ से मिली है, चन्हूदड़ो से। सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से। और कच्ची ईंटों का मकान बनाने में प्रयोग किया जाता था कालीबंगा में। और अलंकृत ईंट का प्रयोग भी या अलंकृत ईंट के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। चन्हूदड़ो में क्या हुआ बेटा, एक मिट्टी की मुद्रा मिली है, मुहर मिली है। और इस मुद्रा पर 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का अंकन दिखाया गया है। तो इसके साक्ष्य भी बेटा हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चन्हूदड़ो से ही प्राप्त होते हैं। तो मैक्सिमम इतने पॉइंट आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पुरास्थल की चर्चा करते हैं। तो अगला पुरास्थल लिया है हमने लोथल। कौन सा लिया बेटा, लोथल। आप सभी जानते हैं कि यह लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को ही बेटा क्या कहा जाता है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम उत्खनन कार्य की बात करें तो इसका उत्खनन कार्य 1957-58 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। उत्खनन किसने किया था, रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। लेकिन 1954 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी SR राव के द्वारा 1954 में। आप यह कह सकते हैं 1954 में खोज किसने की थी, राव के द्वारा की गई थी। SR राव के द्वारा, किसके द्वारा, SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, SR राव के द्वारा खोज की गई थी। लेकिन उत्खनन किसने कराया, रंगनाथ राव ने कराया था। अब हम बात करेंगे लोथल की अवस्थिति। तो अवस्थिति की बात करें बेटा, यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में, अहमदाबाद में कहाँ स्थित है, गुजरात में। और अगर नदी तट की बात करें तो यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करें बेटा, लोथल को इस सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। अर्थात आप यह कह सकते हैं लोथल क्या था बेटा, कॉमर्शियल कैपिटल हुआ करती थी इस सभ्यता की। अगर ट्विंस कैपिटल की बात करें तो स्टुअर्ट पिगट महोदय थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को
इस सभ्यता की बेटा क्या बताया था, इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा था। लेकिन अगर यहीं पे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी किसे माना जाता है, तो आप आंसर करेंगे कि लोथल को माना जाता है। किसको माना जाता है? लोथल को माना जाता है। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, जब मैंने आपको बताया था कि इस सभ्यता के नगरों का हमने विभाजन किया था, केंद्रीय नगर, बंदरगाह और अन्य नगर तथा कस्बों में, तो आपको मैंने बताया होगा कि लोथल जो था बेटा वो क्या था? लोथल इस सभ्यता का बंदरगाह था, अर्थात यह बेटा डॉकयार्ड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? डॉकयार्ड हुआ करता था। इस सभ्यता का बंदरगाह कह लें, पत्तन कह लें, या आप कह सकते हैं कि लोथल जो है बेटा वो हुआ करता था डॉकयार्ड, या इसी को बेटा कहा जाता है जहाज़ों का गोदीवाड़ा। इसी को क्या कहा जाता है? जहाज़ों का गोदीवाड़ा। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। लोथल को ही क्या कहा जाता है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जहाज़ों का गोदीवाड़ा। जहाज़ों का गोदीवाड़ा के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो आप उत्तर करेंगे कि सर लोथल को जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि लोथल से और क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिली हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं, उन नगरों में दो टीले होते थे। एक निचला टीला कहलाता था और दूसरा दुर्ग टीला कहलाता था या पश्चिमी टीला कहलाता था। तो यहाँ के दोनों टीलों को एक ही रक्षा प्राचीर से घेरा गया था, यानी लोथल के जो दोनों नगर हुआ करते थे, दोनों टीले हुआ करते थे, यह एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि यह बंदरगाह हुआ करता था, तो एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों टीलों को क्या किया गया था? घेर दिया गया था। तो यहाँ पर एक ही रक्षा प्राचीर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें बेटा सामान्यता बात करें, सामान्यता जितने भी नगर हमें प्राप्त हुए हैं, उन नगरों में जो घर होते थे, उन घरों के दरवाजे बेटा मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, अपितु पीछे गलियों की तरफ खुलते थे। कहाँ खुलते थे बेटा? मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे गलियों की ओर खुलते थे। लेकिन अपवाद क्या है बेटा? लोथल के नगर या लोथल नगर जो है वो इसका अपवाद है। लोथल ही एकमात्र ऐसा नगर था इस सभ्यता का जहाँ दरवाजे जो थे वो बेटा डायरेक्टली कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। जो भी दरवाजे और खिड़कियाँ थीं वो लोथल में कहाँ खुलती थी? मुख्य सड़क की ओर। और अन्य नगरों की अगर हम बात करें, सामान्यता बात करें, हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरों के दरवाजे हुआ करते थे वो बेटा कहाँ खुलते हैं? वो पीछे की गलियों में खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। ठीक है बेटा, आगे की बात करें तो लोथल से ही हमें बेटा लकड़ी का अन्नागार प्राप्त हुआ है। लकड़ी के अन्नागार के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। पैसे तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको, हड़प्पा से भी अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार मिला है, बट लोथल से लकड़ी का अन्नागार हमें प्राप्त होता है। लकड़ी का अन्नागार कहाँ से मिला है? लोथल से। इसी के साथ ही साथ लोथल में 3 युगल समाधियाँ भी हमें प्राप्त हुई हैं, यानी लोथल में 3 ऐसी समाधियाँ मिली हैं जिनमें 2-2 डेड बॉडीज़ को दफनाया गया था। ठीक है, तो कुछ विद्वान ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यह हो सकता है कहीं ना कहीं कि यह सती प्रथा का ही उदाहरण हो, लेकिन ऐसे साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलते हैं। यह केवल इतिहासकारों और विद्वानों के अनुमान मात्र ही हैं। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से हमें लोथल से और क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल से हमें प्राप्त हुई हैं फारिस की मोहरें, अर्थात पर्शियन मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? लोथल से। इसके साथ ही साथ हमें वर्गाकार अग्निकुंड के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त होते हैं। लोथल से ही हमें वर्गाकार अग्निकुंड भी मिला है। इसके साथ ही साथ बेटा मम्मी के साक्ष्य भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आप मम्मी से परिचित होंगे, जो मिस्र के लोग हुआ करते थे वो डेड बॉडीज़ को लेप लगाकर पट्टियाँ बांध देते थे। ठीक है, और उसी को कहा जाता था मम्मी। तो मम्मी के साक्ष्य भी आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं? इसी लोथल से देखने को मिलते हैं। आगे बात करेंगे बेटा, इम्पॉर्टेंट है, नाव के आकार की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? नाव की आकार की मोहरें भी हमें बेटा लोथल से ही प्राप्त हुई हैं। लोथल से ही नाव के आकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं।
और यहाँ पर बेटा वेयर हाउस भी हुआ करता था, अर्थात सामान को रखने का जो स्थान होता है, ठीक है, तो उसके साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही साथ रंगाई कुंड के साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सुई के साक्ष्य भी मिले हैं और सूती वस्त्रों के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि वेयर हाउस, रंगाई कुंड, सुई और सूती वस्त्रों के साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। और यहाँ से बेटा हमें चावल या धान के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पे क्या फसल उगाई जाती थी, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ साथ अन्न पीसने की चक्की भी प्राप्त हुई है। लोथल से ही हमें क्या मिली है, अन्न पीसने की चक्की मिली है और घोड़े की कुछ मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं, जिन्हें मृण मूर्तियाँ कहा जाता है, अर्थात घोड़े के मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। और इसी के साथ ही साथ लोथल के एक कब्र से हमें मनुष्य के साथ बकरी या बकरे को दफनाए जाने का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। तो यह सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, लोथल से। बेटा आप इतनी चीज़ नोट करिए, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है, नोट करिए। चलिए तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और अगले नगर की बात करते हैं, और यह नगर है बेटा कालीबंगा। तो सबसे पहले आप इसका शाब्दिक अर्थ समझ लें। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है बेटा। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, तो आप यह कहेंगे कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है बेटा। अब हम बात करें बेटा इसकी खोज किसने की थी। अगर हम खोज की बात करेंगे तो 1953 में खोज की बात करेंगे तो 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा की खोज की गई थी। और अगर हम उत्खनन की बात करेंगे बेटा, उत्खनन की बात करेंगे तो कालीबंगा का जो उत्खनन किया गया था वर्ष 1961 में आप कहेंगे बीबी लाल तथा बी के थापर महोदय के द्वारा कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया था, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी अवस्थिति की बात करें, लोकेशन की बात करें, अवस्थिति की बात करें, तो अवस्थिति की अगर हम बात करेंगे बेटा तो यह कहाँ स्थित है, तो आप सभी जानते हैं यह भारत के राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, तो आप कहेंगे कि यह भारत के राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में भी कहाँ पे, तो आप कहेंगे श्री गंगानगर, जो कि वर्तमान में हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर ज़िले में स्थित है, ठीक है बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई। और अगर नदी तट की बात करें तो आप यह कह सकते हैं कि यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अगर आपको ऑप्शन में सरस्वती नहीं मिलता है तो अब आप आंसर क्या टिक करेंगे, घग्गर नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा। तो कालीबंगा की बात करें बेटा, इसका शाब्दिक अर्थ बताया मैंने, काले रंग की चूड़ियाँ। खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। कब की थी, 1953 में। 1961 में वीवी लाल और बी के थापड़ द्वारा इसका क्या किया गया बेटा, उत्खनन कार्य कराया गया। और राजस्थान में यह पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कुछ विद्वान बेटा यह मानते हैं कि यह जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे माना जाता है बेटा, तो आप आंसर करेंगे तीसरी राजधानी कालीबंगा को मानते हैं। कुछ विद्वान क्या कहते हैं बेटा, वह कालीबंगा को इस सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं, क्योंकि पहली कौन सी होगी बेटा,
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल कौन सी हो गई, तो आप कहेंगे कॉमर्शियल हो गई, वाणिज्यिक राजधानी हो गई। और थर्ड कैपिटल अगर आपसे पूछ ले तीसरी राजधानी किसे कहा गया है, तब आप आंसर करेंगे कि सर तीसरी राजधानी कहा गया है कालीबंगा को। अब हम देखते हैं कि कालीबंगा से हमें क्या क्या देखने को मिला है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी नगर मिले थे हमें, ठीक है, वो दो टीलों में विभाजित थे। एक होता था पूर्वी टीला और दूसरा होता था पश्चिमी टीला। तो यहाँ पर बेटा जो दोनों टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। अर्थात इस नगर के दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए मिले हैं। इसके साथ हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। यानी सवाल आपसे इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का वह नगर बताइए जहाँ कोई भी दुर्ग नहीं मिला है, तो आंसर क्या होगा, चन्हुदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का वह नगर बताइए जहाँ एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों ही टीले क्या थे, घिरे हुए थे, तो आंसर क्या होगा, लोथल। वह नगर बताइए जिसके दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे, तो आपका उत्तर क्या होगा, तब आपका उत्तर होगा कालीबंगा। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई। और मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा से हमें क्या साक्ष्य मिला है, कच्ची ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य, अर्थात यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो अपने मकानों को बनाने के लिए, आवासों को बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। कैसी ईंटों का प्रयोग करते थे, कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, यही लोग जो नालियाँ बनाते थे और कुआं बनाते थे। अगर हम बात करें नालियों और कुओं की, नालियों और कुओं की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो नालियाँ और कुआं यह लोग पक्की ईंटों के बनाते थे। ठीक है, किसके बनाते थे, पक्की ईंटों के बनाते थे। तो आप यह कह सकते हैं मकान बनते थे कच्ची ईंटों के, जबकि नालियाँ और कुएं पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए पहले इसको साफ़ करते हैं, फिर आगे कराते हैं। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलिए, इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था अलंकृत ईंट के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंट की अगर हम बात करें बेटा, तो अलंकृत ईंट के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप कहेंगे अलंकृत ईंट के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से ही मिले हैं। तो कालीबंगा से अलंकृत ईंट भी मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखिएगा, यहीं से हमें एक जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। खेत के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, अर्थात कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। और विद्वानों का ऐसा मानना है कि बेटा यह लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते होंगे और पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे फसल को काटने के लिए। ठीक है बेटा, तो यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे कैसे हल का प्रयोग करते थे, तो आप ये कहेंगे लकड़ी के हल और हंसिया कैसे थे, तो आप कहेंगे पत्थर के हंसिया। ठीक है, पत्थर के हंसियों का उपयोग यह फसल काटने के लिए किया करते होंगे, क्योंकि बेटा किसी भी हल का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो हल क्या हो सकता है कि संभवतः ये लकड़ी के हल बनाते होंगे, जो कि इतनी पुरानी सभ्यता है तो गल गए होंगे। ठीक है बेटा, यह चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। तो हल के निशान के साक्ष्य हमें मिले हैं, जो जुता हुआ खेत मिला है वहीं से। इसके साथ ही साथ हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। आप कह सकते हैं हवन कुंड या अग्निकुंड, हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, यह भी हमें कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही साथ बेटा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ के लोग क्या करते थे, पेड़ के तने को खोखला करते थे, पेड़ के तने को
खोखला करके उसका प्रयोग नालियों के रूप में करते थे, तो कालीबंगा के जो लोग थे वो क्या करते थे बेटा, पाइप जो पेड़ होता था उस पेड़ को खोखला कर लेते थे तो पाइप जैसा बन जाता होगा, और पाइप जैसा बन जाता था तो उसका प्रयोग ये नालियों में करते थे। ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पर इस नगर में जल निकास का अभाव देखने को मिलता है, हालांकि जल निकास प्रणाली जो ड्रेनेज सिस्टम है वह हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है। लेकिन कालीबंगा नगर की अगर हम बात करें तो कालीबंगा का जो नगर है बेटा, यहाँ से हमें जल निकास का अभाव प्राप्त होता है, अभाव मिला है। ठीक है बेटा। और कुछ जगह से हमें सड़क को पक्का बनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ बेटा यहाँ से हमें ऊँट के साक्ष्य भी मिले हैं। राजस्थान है तो बेटा आप जान सकते हैं ऊँट के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप यह कह सकते हैं ऊँट के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। ठीक है। इसके साथ ही साथ आप यह कह सकते हैं कि यहाँ से हमें भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं, तो आप यह कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आप आंसर करेंगे कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही साथ बेटा यहाँ से हमें बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुए हैं। कैसे मोहरें प्राप्त हुई हैं, आप आंसर करेंगे बेलनाकार मोहरें। कैसी मोहरें मिली हैं, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुए हैं। ठीक है बेटा। बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो आप आंसर करेंगे बेलनाकार मोहरें हमें मिली हैं कालीबंगा से। ठीक है। इसके साथ ही साथ बेटा लोथल की भांति ही यहाँ से भी हमें युगल समाधान देखने को मिलता है, यानी यहाँ भी हमें युगल समाधियाँ भी प्राप्त होते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः हड़प्पावासी क्या करते थे बेटा, क्या करते थे, एक ही कब्र में 2 समाधियों को दफना देते थे। तो यह बेटा आज के 3 मुख्य नगर थे जो हड़प्पा से संबंधित थे, और यहाँ से मिलने वाले साक्ष्यों की चर्चा हमने की। ठीक है बेटा। अब कुछ ही नगर और लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है। और इसके बाद फिर हम आपको नगर नियोजन पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। तो आपने अगर क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले क्लास 1 से स्टार्ट करिए। क्लास 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए। उसके बाद जब यह पार्ट आप देखेंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।